उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि वह सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। ब्रिटेन के संविधान की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि वह सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। इसके लिए आर्क और जिंक का ये कहना था कि सभी शासन व्यवस्थाओं में सिद्धांत एवं व्यवहार में अनेक भेद पाए जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार ये भेद ब्रिटिश शासन व्यवस्था का ताना बाना बन गया है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है। इसके कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से वहां पर राजतंत्र है, पर व्यवहार में वहां पर लोकतंत्र है। सैद्धांतिक दृष्टि से वहां लगता है कि शक्ति पृथक्करण है, पर व्यवहार में वहां शक्ति का केंद्रीकरण है। सैद्धांतिक दृष्टि से हम देखें तो संसद का कैबिनेट पर नियंत्रण है, पर व्यवहार में स्वयं कैबिनेट से वो नियंत्रित होती है। सैद्धांतिक दृष्टि से एकात्मक प्रणाली है, किंतु व्यवहार में वहां पर पर्याप्त रूप से विकेंद्रीकरण है। सैद्धांतिक रूप से सर्वोच्च न्यायिक शक्ति लॉर्ड सभा के पास है, पर व्यवहार में उसकी उपसमिति के पास है। किंतु अब वहां पर सर्वोच्च न्यायिक शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में है। तो इसके बारे में आग ने कहा है कि सैद्धांतिक दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन की शासन व्यवस्था निरंकुश राजतंत्र है, पर उसका रूप सीमित राजतंत्र है और वस्तुतः वह लोकतांत्रिक गणराज्य है। सैद्धांतिक दृष्टि से निरंकुश राजतंत्र है, रूप की दृष्टि से संवैधानिक राजतंत्र है, किंतु वस्तुतः वह लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब हम देखेंगे कि सैद्धांतिक दृष्टि से वहां निरंकुश राजतंत्र किस प्रकार है। सैद्धांतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो इंग्लैंड का जो शासन है वो सम्राट में निहित है। इंग्लैंड का जो शासन है वो किसमें निहित है? सम्राट में निहित है। सम्राट संपूर्ण विधि और न्याय का स्रोत होता है। मंत्री, जितने भी मंत्री हैं वो सम्राट के मंत्री कहे जाते हैं और वो उसके प्रसाद पर्यंत ही पद पर आसीन रह सकते हैं। वही संसद को आहूत करता है और वही उसका विघटन और सत्रावसान भी करता है। संसद द्वारा निर्मित जो विधियां हैं वो सम्राट की स्वीकृति के बिना परिवर्तित नहीं की जा सकती। राज्य के सैनिक और असैनिक अधिकारियों को वही नियुक्त करता है और वही अपदस्थ भी करता है। सम्राट शांति और युद्ध काल में सारी सेनाओं का प्रधान सेनापति भी होता है। युद्ध की घोषणा, शांति और संधियां उसके नाम से होते हैं। इंग्लैंड की समस्त जो जनता है वो राजभक्त है और उसका राष्ट्रीय गीत है गॉड सेव द किंग। इस प्रकार सम्राट की शक्ति असीम, अबोध और निरंकुश मानी जाती है। रूप की दृष्टि से ब्रिटेन का संविधान संवैधानिक राजतंत्र माना जाता है। संवैधानिक राजतंत्र का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर राजा का पद तो है, किंतु इसकी शक्तियां मर्यादित कर दी गई हैं। इसकी शक्तियां क्या है? मर्यादित कर दी गई हैं। तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था में ये जब हम इसका विकास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रत्येक काल में धीरे धीरे राजा की शक्तियां किस तरह से मंत्री परिषद के पास चली गई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद जब विलियम और मैरी से अधिकार पत्र को मनवाया गया था तो उसी समय संसद की प्रभुता स्थापित हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे सारी शक्तियां मंत्रिमंडल के हाथ में आने लगी थी। संसद और मंत्रिमंडल लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं और सम्राट अपनी शक्तियों का प्रयोग इन्हीं की सहायता से कर सकता है, इसलिए इसको संवैधानिक राजतंत्र कहना ही उचित है। ब्रिटेन में वस्तुतः लोकतंत्र शासन माना जाता है। सिद्धांत में तो सारा शासन सम्राट के पास है, सिद्धांत में सारा शासन शक्तियां सम्राट के पास है, किंतु व्यवहार में ये मंत्रिमंडल और संसद के हाथ की कठपुतली है। व्यवहार में संसद और मंत्रिमंडल के हाथ की कठपुतली है। इसके बारे में एक कथन है बैजहार्ट का। बैजहार्ट ने लिखा है कि यदि संसद के दोनों सदन उसके मृत्यु के आदेश को पारित कर उसके पास प्रेषित करें तो उस पर भी उसे हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब राजा की सारी शक्तियां चली गई हैं मंत्रिमंडल के हाथ में।
और मंत्रिमंडल जो है वो है लोक सदन के प्रति उत्तरदायी, और लोक सदन है वो जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो एक तरह से सारी शक्तियां जनता के हाथ में ही हैं। शासन की अंतिम शक्तियां जो है वो जनता के हाथ में है। तो यहाँ पर इसीलिए वस्तुतः लोकतंत्र शासन की स्थापना हो गई है। ब्रिटेन के संविधान को अगर हम देखें तो इसको हम मिश्रित संविधान भी कह सकते हैं। मिश्रित संविधान का मतलब ये है कि इसमें 3 शासन व्यवस्थाएं हम मान सकते हैं। एक तो इसमें है राजतंत्र, एक है कुलीन तंत्र और एक है लोकतंत्र या प्रजातंत्र। राजतंत्र के प्रतीक के रूप में यहाँ पर राजा है या यहाँ का सम्राट है, जो कि अभी यहाँ पर साम्राज्ञी है, जिनके द्वारा पद उत्तराधिकार के आधार पर पाया जाता है। कुलीन तंत्री संस्था अगर हम माने तो वो लॉर्ड सभा है। कुलीन तंत्री संस्था वहाँ पे लॉर्ड सभा है, जिसके अधिकांश सदस्य कुलीन वर्ग में से आते हैं। और अगर हम इसमें लोकतंत्र को देखें तो हाउस ऑफ कॉमन या कॉमन सभा, और कॉमन सभा में से जो बनती है कैबिनेट या मंत्रिमंडल, उसको हम कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र का प्रतीक है। तो वास्तविकता की दृष्टि से देखें तो हम इसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली यहाँ पर है लोकतंत्र। ब्रिटेन में अधिकतर हम देखते हैं कि वहाँ द्विदल पद्धति का विकास हुआ है। शुरू में वहाँ पर व्हिग और टोरी दो दल थे। इसके बाद यहाँ पर अनुदार और उदार दल, जब प्रथम महायुद्ध की समाप्ति हुई तब वहाँ पर अनुदार और उदार दल प्रमुख दल हो गए थे। और उसके बाद यहाँ अनुदार दल और मजदूर दल प्रमुख हुए। तो द्विदल पद्धति के कारण ब्रिटेन में हमेशा एक ही राजनीतिक दल की सरकार का निर्माण होता है। राजनीतिक दल की सरकार का निर्माण होता है, वो अधिकतर बहुमत में आती है और इसीलिए वहाँ पर राजनीतिक रूप से स्थायित्व रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान की एक विशेषता है कि वहाँ पर द्विदल पद्धति रही है। वहाँ पर पहले तो व्हिग और टोरी दो दल थे। उसके बाद अनुदार और उदार दल बने और उसके बाद अनुदार और मजदूर दल अस्तित्व में आए। तो दो राजनीतिक दलों की विद्यमानता होने के कारण वहाँ पर अधिकतर एक दल बहुमत में आ जाता है और एक ही दल की सरकार बनती है। लेकिन 2010 ईस्वी के बाद वहाँ पर गठबंधन सरकार भी बनी है। तो इस तरह से, किंतु ये स्थिति एक अपवाद स्वरूप ही बनी है। जब कभी कभी किसी राजनीतिक दल को लोक सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर गठबंधन सरकार बन रही है। लेकिन ये बहुत अपवाद स्वरूप ही वहाँ पर ऐसा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान की एक विशेषता ये भी है कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। ब्रिटेन के संविधान में संवैधानिक सुधार कानून आया 2005 में। ब्रिटेन के संविधान में ये जो संवैधानिक सुधार कानून आया है 2005 में, इससे पहले ब्रिटेन में न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सिद्धांततः पृथक नहीं थी। ब्रिटिश संसद का जो सेकेंड सदन है, लॉर्ड सभा, उसका जो अध्यक्ष होता था लॉर्ड चांसलर, वो लॉर्ड चांसलर मंत्री पद पर भी आसीन होता था और सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में भी कार्य करता था। मंत्री पद पर भी आसीन होता था और सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में भी कार्य करता था। तो इस प्रकार ये व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का ही सदस्य होता था। लेकिन अब ब्रिटेन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों से ब्रिटिश न्यायपालिका को पृथक कर दिया गया है। ब्रिटिश न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक कर दिया गया है। अब एक सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों की स्थापना की गई है जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूरी तरह से पृथक है।